नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पिछले प्रश्नों से तैयारी यानी सफलता का आसान रास्ता आपको लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं, हम लगे हैं 2016 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा पेपर नंबर 1 है और ये रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर जीके के प्रश्न देखो किस प्रकार के पूछे गए हैं अच्छे तरीके से, कला संस्कृति के, इतिहास के और ज्योग्राफी के। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का रिवीजन भी करना चाहिए। तो आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि जैसे हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पर पेपर अपलोड करेंगे आपके पास पहुँच पाएगा। तो आज के पेपर की बात करेंगे तो ये है JEN और सिविल डिप्लोमा 2016 का पेपर है। इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, जो खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 2016 में पूछे गए हैं। तो आगामी परीक्षाओं में क्या है, बार बार इनको रिपीट किया जा रहा है। तो हमें एक बार बस दोहराना है और थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ना है, ताकि हमें पता चल जाए। ढींगला है, भिंडरिया है और नाथ द्वारिया क्या है एक प्रकार के। तो ये है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। तो याद रखना है, ढींगला है, भिंडरिया है और नाथ द्वारिया, ये मेवाड़ में प्रचलित थे तांबे के सिक्के। आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न सभ्यता से। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है। देखिए, 11 कमरों वाला एक विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया जाता है। तो ये बालाथल के अंदर पाया जाता है। और ये बालाथल है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। विराट कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। विराट कहाँ पे, जयपुर के अंदर। और कालीबंगा है अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर, घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। ये याद रखना है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से ज्योति हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अग्नि वेदिका जो मिलते हैं वो भी मिलती है, तो ये भी याद रखना है। और हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य भी यहाँ से मिले कालीबंगा से, तो ये भी इतना आपको याद रखना है। फिर देखें, वेदंक सार व पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी। वेदंक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये जोरावर सिंह के द्वारा। याद कर लेना किसके द्वारा, एक तो वेदंक सार है और पूजा पद्धति है। ये पुस्तक है जोरावर सिंह की। किनकी है, जोरावर सिंह की। अगला प्रश्न देखिए, मटक, बछायत, चूसराई क्या थे। मटक है, बिछायत है, चूसराई क्या थे। ये राजस्थानी शब्दावलियों में रीट के अंदर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखनी चाहिए। तो राजस्थान में स्थानीय करों के नाम है, ये मटक है, बिछायत है और चूसराई है। ये राजस्थान में स्थानीय करों के एक नाम थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर हमने 4 की बात की, तो 5 नंबर यहाँ पे ये देखो। ये अभी प्रश्न पूछा गया था अपने, बछावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठियां की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये है भाई बीकानेर में। अभी पूछा गया पशु परिचर में कि बछावतों की हवेलियां कहाँ पे स्थित है, बीकानेर के अंदर है। आपसे पूछे कि नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछा जाए तो जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर। अब ये जो भी पटवार की वीडियो की तैयारी कर रहे हैं ना, इस प्रकार के प्रश्न पटवार के अंदर वीडियो के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर की बात करेंगे तो पाली जिले का सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ये आपको याद रखना है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। संत जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर के, ठीक है, जहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा कि कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था संत जसनाथ जी का। 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली और इनके उपदेश सिंधुड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में
संग्रहित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, जसनाथ जी के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर अपना 2 नंबर हो जाएगा। बाकी याद रखने, इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में, क्योंकि अभी अथेंटिक डाटा इन्होंने दिया है। तो 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली थी, और इनके उपदेश है सिंधु धड़ा में और कोड़ा नामक ग्रंथ में। तो पूछा जाए कि सिंधु धड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है, तो संत जसनाथ जी संप्रदाय से, ये भी आपको याद रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से है, ये मेवाड़ शैली से है। और मेवाड़ शैली के शासक की हम बात करें, मेवाड़ के तेजपाल कौन थे, तेजपाल के शासन के अंदर ये ग्रंथ लिखा गया था, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये आपको याद रखना है। साहित्यिक ये ग्रंथ होगा कमलकांत जी का, इस प्रकार साहित्यिक इनका नाम है कमलकांत जी का। तो अच्छे तरीके से इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, रचनाकार दिए हुए हैं और रचना है। अब ये प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, मत्तीराम की कृति ललित ललाम है, नर हरिदास जी की अवतार चरित्र है। देखिए, नानक क्लासेस की पुस्तक आई हुई है कक्षा 6 से 12 तक, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आरबीएससी की बुक है। किसकी है, आरबीएससी की बुक है, तो ऑथेंटिक डाटा है और ये यहाँ से उठाए गए हैं। देखिए, मत्तीराम की ललित ललाम है, क्या ये बिल्कुल सही है। फिर हम बात करें, नर हरिदास जी की अवतार चरित्र है, बिल्कुल सही है। दयाबाई की दयाबोध है, सोमनाथ की सुजान चरित्र है, ये इसमें गलत हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो सुजान चरित्र की बात करेंगे तो ये सुदन नामक कवि की है, सुदन नामक कवि की क्या है, कृति है, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए, तो आपको याद क्या रखना है कि मती राम की रचना है ललित ललाम, मति ललित ललाम। नर हरिदास की है अवतार चरित्र, नर हरिदास का क्या हुआ, अवतार हुआ। दयाबाई का दयाबोध और सुजान चरित्र। ठीक है, तो इसमें डी गलत हो जाएगा। जल झूलनी एकादशी त्यौहार राजस्थान में कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। एकादशी यानी 11, एकादशी यानी 11, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी त्यौहार बनाया जाता है। अगला प्रश्न फिर आ गया, देखो कितना गजब का प्रश्न है। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, हस्तकला दी हुई है और स्थान दिए हुए हैं। मामा जी के घोड़े गलत है, जालौर के प्रसिद्ध है, मामा जी के घोड़े जालौर के प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। लाख का काम होता लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ में, ये मोस्ट कर लेना। अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की, तो इसमें 1 नंबर गलत हो जाएगा। याद कर लेना, मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध है जालौर के, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लाख का काम होता है अपने लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ में, और अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर की। तो ये अच्छे प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। अगला बहुत अच्छा प्रश्न गजब का, देखो थोड़ा सा बड़ा है। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह भाट ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, ये कथन किसने कहा था, और ये कथन बार बार पूछा भी जाता है। ये कथन रास बिहारी बोस का है। उन्होंने कहा कि केसरी सिंह भाट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी भारत की दास्ता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने पूरे परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। तो ये रास बिहारी बोस जी का है। केसरी सिंह भारत इनके पुत्र थे प्रताप सिंह भारत, और इनके भाई थे जोरावर सिंह भारत। पूरा परिवार अपने भारत की दास्ता के लिए स्वतंत्रता के युद्ध में उतर गए थे। अगला प्रश्न, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, ये दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये गजबन याद कर लेना किनका है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी का है। ये रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद है, ये गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। जो ये पेपर है ना, जेईएन के हैं, जैसे फूड सेफ्टी के हैं, या एलएसए के पेपर हैं, इस प्रकार के पेपरों के अंदर 50-50 जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बड़े खतरनाक और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? तो ये किया गया था 1832 के अंदर। तो गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करेंगे तो कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी तो ये किया था अपने पंडित नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा शेखावटी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो राजस्थान राज्य भारतीय संविधान की किस श्रेणी का था? ये पहले आता था लगभग, अब काफ़ी प्रचलन इनका कम हो गया, फिर भी हमें पढ़ना है। तो द्वितीय श्रेणी का, राजस्थान द्वितीय श्रेणी का। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? तो जून 1865 में वो राजस्थान की पहली यात्रा पर आए, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में आर्य सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी विष्णुलाल पांड्या के द्वारा। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या। कितना गजब का प्रश्न है, हमें पढ़ा नहीं होगा हमने। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? राजस्थान का एकीकरण है और एकीकरण दिनांक दी हुई है। इसमें हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तृतीय चरण, चतुर्थ, पंचम और छह, देखो कहाँ से दिए इसने, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा चरण दिए हुए हैं। राजस्थान एकीकरण को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, कोई भी परीक्षा हो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो इसमें वैसे देखें तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, पांचवा हुआ था 15 मई 1949 को, और छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो चौथा जो चरण था वो 1949 को बना था। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण बना था। याद करना अच्छी तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला चरण आया था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को पहला चरण बना। दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को, पहले दो सन 1948, फिर तीसरा 18 अप्रैल 1948। ठीक है, ये 1948 तक 3 सन चलेंगे। उसके बाद चौथा आ जाएगा 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा चरण बना। ठीक है, चौथा चरण बना। फिर उसके बाद में पांचवा चरण बना 15 मई 1950 को, 15 मई 1950 को। और छठा जो चरण बना वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और सातवां चरण बना 1 नवंबर 1956 को। तो ये सातों चरण के डेट याद रखनी है। और इस सातवें चरण में मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, और राज्यपाल थे गुरमुख निहाल सिंह। ये भी आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के हीरालाल शास्त्री किस चरण में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, तो अपना हो जाएगा पांचवा। पांचवें में हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1869, 5920 किलोमीटर। इसने पूछा है राजस्थान की ओनली कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा की, तो 1070 हो जाएगा। कुल स्थलीय पूछे तो 5920 किलोमीटर। कितने? 5920 किलोमीटर। 5920 में से 1070 निकाल दो, 4850 किलोमीटर जो है राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? बड़ा ही आसान सा, और इस प्रकार आपको पता है राजस्थान और यहाँ से गुजरती है अपने कौन सी कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री रेखा। ये गुजरती है अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से?
बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संहरित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, बलोग पर्वतों के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 नंबर का 3 नंबर। अवशिष्ट पर्वत है एक प्रकार का अरावली, और इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की चोटी 1722 लगभग मीटर ऊंची है। ठीक है, तो 1722 ये भी याद रखना है। और फुट में पूछे 1722 मीटर तो लगभग हो जाएगा अपना 5600 से लेकर 5700 फुट हो जाएगा। ये एक बार बीएसटीसी में पूछ लिया गया था। तो 5600 से लेकर 5700 फुट हो जाएगा इस गुरु शिखर की ऊंचाई, जो कि सिरोही के अंदर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है? बोराट का पठार कहाँ पे स्थित है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। माउंट आबू अंबा माता के बीच, कुंभलगढ़ और घुंगुदा के बीच, जैसमंद और प्रतापगढ़ के बीच, बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में। तो इसमें बताइए कि कौन सा हो जाएगा? तो ये जो बोराट का पठार है ये है अपने कुंभलगढ़ और घुंगुदा के बीच के जो मैदान है उसको जो स्थान है उसको कहते हैं बोराट का पठार। ये बेंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का स्थान क्या कहलाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गजब का प्रश्न। भाकर के नाम से जाना जाता है। गिरवा, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र की बात करें तो ये करौली के आसपास का क्षेत्र आ जाता है। वाकल है, वत्रक है, मेसवा है और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है। तो ये अपनी साबरमती की सहायक नदियां हैं। वाकल है, वत्रक है, मेसवा है और हतमती, तीनों की चारों साबरमती की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भी। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से 0 डिग्री से, यानी भूमध्य सागरीय की जो चक्रवात आते हैं उनसे हमारे शीतकालीन वर्षा होती है, जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान की निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? वर्टिसोल्स का मतलब है काली मिट्टी। अब देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करें दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसोल जो है मिट्टी पाई जाती है। तो ये धौलपुर करौली इसमें नहीं होगा। बाकी कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा का सारा क्षेत्र आ जाएगा। पूर्वी तो ये करौली और ऊपर आ गई। तो इसमें 4 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पतझड़। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान यानी वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर है? तो ये है अपने आक्कल। कहाँ पे? आक्कल। ठीक है। अगला, भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राज्य बात करें तो भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? देखो कितने गजब का प्रश्न है ये। तो ये है 7000 वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? एक प्रश्न पक्का आता ही आता है, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो है, चाहे कोई भी रीट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, कितने जलवायु खंड? हमारे 10 कृषि जलवायु खंड है, जिसमें से सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा हो जाएगा सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर है आदर दक्षिणी पूर्वीय मैदान। कौन सा हो जाएगा? आदर दक्षिणी पूर्वीय मैदान, ये हो जाएगा। ठीक है, आदर दक्षिणी पूर्वीय मैदान यानी ये सबसे छोटा खंड है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है लगभग 1.72। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा होती है 500 से लेकर 1100 मिमी के बीच में। यहाँ पे मक्का, चावल, ज्वार, उड़द, रब्बी, गेहूं, चना होती है। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है अपने लाल मृदा। कौन सी? लाल मृदा पाई जाती है। इसमें जिले आ जाते हैं अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर का कुछ भाग। ठीक है, ये याद रखना है। और आपसे पूछे कि कृषि आंकलन, इसके अंदर सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर, सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। यहाँ पे 7.7 की बात करें, 70 क्षेत्रफल है इसका। वर्षा यहाँ पे होती है 100 से लेकर 350 मिमी के बीच में। और यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा आती है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, ये जिले इसमें आ जाते हैं। सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। प्रदेश है IC। ठीक है, IC, ये आपको याद रखना है, यानी फर्स्ट बी। IC या कैसे भी याद कर लेना, IC याद कर लेना, या आप फर्स्ट बी के नाम से इसे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भी। ठीक है, फर्स्ट बी में आ जाएगा ये सबसे बड़ा, और बात करेंगे सबसे छोटा, ये आ जाएगा। सोयाबीन की खेती राजस्थान की किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? देखो फिर आगे एक प्रश्न और, तो ये आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी के अंदर जो है ये सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में, 5 नंबर प्रदेश के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, उदयपुर जिले आ जाते हैं। अगला, थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में मिलती है? थार पारकर की गायें मिलती हैं अपने बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, ये वैसे तो करंट का है कि राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतम भाग निम्न में से किस स्रोत से सिंचित होता है? तो सबसे ज़्यादा हम सिंचित की बात करेंगे तो वो नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर की जैन व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? इंदिरा गांधी नहर की जो जैन व्यास लिफ्ट नहर है, तो उससे होता है अपने जोधपुर और जैसलमेर को। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? देखिए, चंबल पर गांधी सागर बांध है, राजस्थान में नहीं है, तो इसमें राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर है। गांधी सागर बांध जो बना हुआ है वो MP के अंदर बना हुआ है, इस पर चंबल नदी पर, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी। ठीक है, अब इसका नया नाम हो चुका है। गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? गुडा किशोरीदास और चौथ का बरवाड़ा, जो कि सवाई माधोपुर में है, चौथ का बरवाड़ा, ये अपने प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। कहाँ पे? सीसा जस्ता के लिए। अगला प्रश्न देखिए, खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, यानी प्रथम स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा? वोलेस्टोनाइट, ये सिरोही में पाया जाता है, और तांबड़ा, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। फिर है कि लाइम स्टोन का वर्गीकरण निम्न प्रकार सा है। लाइम स्टोन का वर्गीकरण निम्न प्रकार का है, आग्नेय है या तलछटी है, कायांतरित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा तलछटी। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न आ गए अगले जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित। तो ये GK के जो थे वो इतने प्रश्न थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ें, और जो प्रश्न आपको नया लगता है उसको कॉपी पेन में एक साइड 1 लाइनर लिख लीजिए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये प्रश्न नया है, मैंने नहीं पढ़ा है, उसको एक प्रकार जो है कॉपी या पेज पर अपने आप लिखते जाइए, ताकि आपको उसको रिवीजन करने या याद करने में आसानी हो जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट का जवाब दें, ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रश्न याद हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कल हम अगला पेपर लेके आएंगे, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से जितने भी राजस्थान GK के प्रश्न आए हुए हैं हम रिवीजन करवा सकें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।